नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल सैनी, प्रवास महासभा का प्रदेश सचिव। आज हमारे बीच में बहुत अहम चर्चा करने के लिए हमारे बड़े भाई, हम सबके मार्गदर्शक, प्रवास महासभा के अध्यक्ष और संस्थापक हमारे बीच में आए हुए हैं, जिनसे हम बुंदेलखंड के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत सी कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे। तो आइए उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उनसे जानते हैं कि बुंदेलखंड का विकास करने के लिए हम और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कौन कौन सी गतिविधियों को जोड़ा जा सकता है। उन्हीं के मुखातिब से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे शहर में। तो आप बताएं कि हम बुंदेलखंड पर किस किस प्रकार से हम विकास की चर्चाएँ कर सकते हैं और बुंदेलखंड को हम आने वाले समय पर कहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले सभी बुंदेलखंडियों को जय भवानी, जय बुंदेलखंड। साथियों, यह जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यह भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और एक पंक्ति में ही बहुत कुछ कहा जाता है। सबसे पिछड़ा क्षेत्र होने का दर्जा हम लोगों को प्राप्त है। और हम क्यों पिछड़े हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यह हमारे लिए दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है। हम कब तक पिछड़े रहेंगे, यह हमारे सामने तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जब हमारे सामने इतने सारे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब भी हमें ही ढूंढना होगा। हमें ही उन प्रश्नों के जवाब के लिए कार्य करना होगा। तो बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है बुंदेलखंड राज्य को समाप्त करना। अब अगर हमको अपने कारण के बारे में पता चल जाए, तो उसका निवारण भी हमको ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाती है। हमें यह कारण पता है कि बुंदेलखंड राज्य समाप्त किया गया, और बुंदेलखंड राज्य समाप्त किया गया तो बुंदेलखंड अपने आप पिछड़ेपन का शिकार हो गया। दूसरा, हमारे बुंदेलखंड राज्य को समाप्त करने के बाद जो भी सरकारें यहाँ रही, जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसको दो फाड़ करके मिलाया गया, तो उन सरकारों में जो लोग रहे, जिस भी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने बुंदेलखंड के प्रति अत्यधिक उदासीनता दिखाई। बुंदेलखंड के लोगों को दो दर्जे का समझा। बुंदेलखंड के लोगों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह भी इस प्रदेश का ही महत्वपूर्ण हिस्सा जी। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण, बुंदेलखंड के पास इतने अधिक वन संपदा, खनिज संसाधन, यहाँ की यूथ पावर, यहाँ का मास पावर शायद किसी क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बुंदेलखंड राजनीतिक इच्छा शक्ति का, उदासीनता का शिकार होने की वजह से बुंदेलखंड हमारा पिछड़ेपन का शिकार वर्तमान में भी है। तो अब हमको करना क्या है, बुंदेलखंड के लिए लड़ना है। तो लड़ेंगे कैसे, करेंगे क्या, यह जान लेना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की ही होने वाली है। मैं निरंतर बुंदेलखंड के जनपदों में प्रवास कर रहा हूँ, युवाओं से मिल रहा हूँ, उन्हें उनके हक अधिकार के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जब तक वह युवा इस अभियान में लगेंगे नहीं, सहयोग नहीं करेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे, तो मेरे अकेले करने से इसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो अभी हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह यह है कि जो भी बुंदेलखंड का युवा है, उसके अंदर एक व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, चरित्र का निर्माण होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए तभी लड़ सकता है जब उसके अंदर हक अधिकारों के लड़ने की क्षमता आएगी, जब उसको पता चलेगा कि मेरे साथ शोषण हुआ है, जब उसके अंदर का स्वाभिमान जागे। तो युवाओं का स्वाभिमान जगे, इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। दूसरा, बुंदेलखंड के जो युवा हैं, उनको यह एहसास हो कि बुंदेलखंड के साथ गलत हुआ, बुंदेलखंड के साथ शोषण हुआ है। एहसास है भी, लेकिन उसका प्रकटीकरण लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा लगातार यह प्रयास है कि बुंदेलखंड के युवा साथी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और यह जो अभियान छेड़ा है हमने बुंदेलखंड राज्य को पुनर्स्थापित कराने का, इस अभियान के सफल होने के बाद यदि बुंदेलखंड राज्य पुनर्स्थापित होता है, हमारा तो पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड राज्य प्रतिस्थापित होगा। हमने बुंदेलखंड राज्य को दर्जा दिलाने के लिए, बुंदेलखंड पुनः राज्य बने, इसके लिए तो अपना घर बार छोड़ करके लगे हुए हैं। हम अपना पूरा जीवन इसके लिए न्यौछावर करने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन हमारे जो युवा साथी हैं, वह हमारे साथ थोड़ा थोड़ा भी यदि सहयोग करें, तो यह कारवां बहुत आगे तक जा सकता है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आज सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवा साथी बुंदेलखंड राज्य की मांग को मजबूत कर सकते हैं, उसके बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी जिस भी तरीके से हम बुंदेलखंड राज्य पुनर्स्थापना अभियान को चला रहे हैं, हम सारे अपने पास अवेलेबल संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में यह जन जन तक अभियान जाएगा और जब जन जन तक जाएगा तो पूरे बुंदेलखंड में जनमत तैयार होगा। बुंदेलखंड का एक एक बच्चा जब बुंदेलखंड राज्य की मांग करेगा, बुंदेलखंड को पुनः राज्य बनाने की मांग करेगा, तो हमारा बुंदेलखंड राज्य पुनर्स्थापित होगा। और यह सभी बुंदेलखंडी भाई जानते हैं कि बुंदेलखंड राज्य पुनर्स्थापित होने से बुंदेलखंड का कितना विकास होगा। बुंदेलखंड एक आदर्श और विकसित क्षेत्र के रूप में से आदर्श और विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। बुंदेलखंड भारत के मानचित्र पर एक वैश्विक पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा और आज भी बुंदेलखंड किसी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। हमारा बुंदेलखंड भौतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन जो हमारे बुंदेलखंड के पास भौतिक समस्याएं हैं, जैसे सड़कों की समस्याएं, बिजली की, पानी की समस्याएं, आज जो यहाँ कृषि की दशा है वो कुछ तो ठीक हुई है, लेकिन अभी और उसको ठीक करने की जरूरत है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है। बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ा संकट है वो शिक्षा का संकट है। यहाँ पे अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है। बुंदेलखंड में उससे भी बड़ा जो संकट है वो युवाओं के सामने रोजगार का संकट है। अगर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं है तो वह बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड का जितना भी युवा है उसको अपने बुंदेलखंड में ही रोजगार के कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि बुंदेलखंड का युवा पलायन करने के लिए मजबूर है। बुंदेलखंड के युवाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है, बुंदेलखंड के लोगों को ही दोयम दर्जे का समझा जाता है। बुंदेलखंड से जो ट्रेनें जाती हैं उनमें आप देखिए कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है। बुंदेलखंड में बहुत कम ट्रेनें चलाई जाती हैं। जब आप कभी चित्रकूट बांदा से जब दिल्ली की ओर जाइए तो उसमें आप देखिए कि हम लोग को भूसे की तरह उसमें हम लोग भर के जाते हैं। तो हमारे बुंदेलखंड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार सरकारों को नहीं करना चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। हालांकि वर्तमान की जो सरकार है उसने काफी कुछ सुधार किया है, लेकिन वह सुधार अभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वह जनप्रतिनिधि बुंदेलखंड के होने के बावजूद बुंदेलखंड के प्रति संवेदनशील नहीं है। उनका जो यहाँ व्यवहार है वो शासक और गुलाम की तरह है। यहाँ के लोगों को वह अपना गुलाम समझते हैं। उनकी शासक पद्धति से कार्य करने की पद्धति है। तो हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को बदलकर अच्छे जनप्रतिनिधियों का भी चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद लवलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यह अहम चर्चा हम लोगों को बताई। हम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि आइए इस संगठन के माध्यम से हमसे जुड़े और बुंदेलखंड को एक पुनर्निर्माण स्थापना का दर्जा दिलाएं, बुंदेलखंड को एक नया राज्य बनाएं, जिससे हम सभी युवाओं को रोजगार मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। जय बुंदेलखंड, जय भवानी।